नमस्कार। आज की हमारी कहानी है प्रतिशोध। ऑपरेशन थिएटर से निकलकर डॉक्टर मीता अपने कक्ष में आई। एप्रिन उतारने के पश्चात उन्होंने इंटरकॉम का बटन दबाते हुए पूछा, रीना, क्या डॉक्टर दीपक का कोई फ़ोन आया था? जी, वे 2 बजे तक कानपुर से लौट आएंगे और लंच घर पर ही करेंगे। इंटरकॉम पर रिसेप्शनिस्ट की आवाज़ सुनाई पड़ी। ओके, डॉक्टर मीता ने घड़ी पर दृष्टि डाली। 12:30 बजे थे। दीपक के लौटने में अभी 1.5 घंटे का समय शेष था। इतनी देर में हॉस्पिटल का एक राउंड लिया जा सकता है। डॉक्टर मीता ने आज अकेले ही 3 ऑपरेशन किए थे, इसीलिए कुछ थकावट महसूस कर रही थी। तभी अटेंडेंट कॉफ़ी दे गया। वे कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर कॉफ़ी की चुस्कियाँ लेने लगी। मीता और दीपक लखनऊ मेडिकल कॉलेज में सहपाठी थे। MS करने के बाद दोनों ने शादी कर ली थी। पहले उन्होंने अपना नर्सिंग होम लखनऊ में खोला था, किंतु अचानक घटी एक दुर्घटना के कारण उन्हें लखनऊ छोड़ना पड़ गया था। उसके पश्चात वे लोग इलाहाबाद चले गए। उनकी दिन रात की मेहनत के कारण 3 वर्षों में ही उनके नए नर्सिंग होम की ख्याति काफ़ी बढ़ गई थी। डॉक्टर दीपक आज सुबह किसी जरूरी काम से कानपुर गए थे। आज के ऑपरेशन पूरा करने के पश्चात डॉक्टर मीता उनकी प्रतीक्षा कर रही थीं। अचानक बाहर कुछ शोर सुनाई पड़ा। उन्होंने अटेंडेंट को बुलाकर पूछा, यह शोर कैसा है? जी, वो अटेंडेंट का एक केस आया है। स्टाफ उन्हें भगा रहा है, लेकिन वे लोग भाग नहीं रहे हैं। अटेंडेंट ने हिचकिचाते हुए बताया। क्यों भगा रहे हैं? क्या तुम लोगों को मालूम नहीं कि हमारे नर्सिंग होम में छोटे बड़े सभी का इलाज बिना किसी भेदभाव के किया जाता है? मीता का चेहरा तमतमा उठा। वे जानती थीं कि शहर के कई नर्सिंग होम में गरीबों को घुसने भी नहीं दिया जाता है। जी, वो अटेंडेंट हकला कर रह गया। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ कहना चाह रहा है, किंतु साहस नहीं जुटा पा रहा है। क्या वो लगा रखा है? डॉक्टर मीता ने डांटा। फिर पूछा, घायल की हालत कैसी है? खून काफ़ी बह गया है और वो बेहोश है, तो फौरन उसे ऑपरेशन थिएटर में ले चलो। मैं भी पहुंच रही हूँ, डॉक्टर मीता ने खड़े होते हुए आदेश दिया। अटेंडेंट हक्का बक्का सा चंद पलों तक उनके चेहरे को देखता रहा, फिर आंखें झुकाते हुए बोला, जी, वो विधायक उपदेश सिंह राणा हैं। नर्सिंग होम के पास ही उनकी गाड़ी को एक ट्रक ने टक्कर मार दी है। ऐसा लगा जैसे कोई ज्वालामुखी फट पड़ा हो और पूरी सृष्टि हिल गई हो। डॉक्टर मीता धम्म से कुर्सी पर गिर पड़ी। अगर उन्होंने कुर्सी के हत्थों को मजबूती से थाम न लिया होता तो शायद चकरा कर नीचे गिर पड़ती। उनके दिमाग पर हथौड़े बरसने लगे थे और सांस धोखने की तरह फूलने लगी थी। अटेंडेंट उनकी मनोदशा को समझ गया था, अतः चुपचाप वहाँ से खिसक गया। लगभग 3.5 वर्ष पहले की बात है। उस दिन भी डॉक्टर मीता अपने पुराने नर्सिंग होम में अकेली थीं। तभी कुछ लोग गोली से बुरी तरह घायल एक व्यक्ति को लेकर आए। उसकी गोली निकालने के लिए वे ऑपरेशन थिएटर में जा रही थीं कि फ़ोन की घंटी बज उठी। डॉक्टर साहिबा, मैं उपदेश सिंह राणा बोल रहा हूँ, फ़ोन पर आवाज़ आई। डॉक्टर साहिबा, वह मेरी गोली से तो बच गया है, लेकिन आपके ऑपरेशन थिएटर से जिंदा वापस नहीं आना चाहिए, उपदेश सिंह राणा ने आदेशात्मक स्वर में कहा। मैं एक डॉक्टर हूँ। हमारे हाथ लोगों की जान बचाने के लिए उठते हैं, लेने के लिए नहीं। डॉक्टर मीता ने स्पष्ट इनकार कर दिया। मैं आपके हाथों को बहकने की कीमत देने के लिए तैयार हूँ। आप मुंह खोलिए, राणा ने हल्का सा कहा लगाया। आप अपना और मेरा समय नष्ट कर रहे हैं। राणा का प्रस्ताव सुन डॉक्टर मीता का मन कसैला हो उठा। डॉक्टर साहिबा, कुछ करने से पहले सोच लीजिएगा कि मैं महिलाओं को सिर्फ उपदेश ही नहीं देता, बल्कि कहते कहते राणा क्षण भर के लिए रुका, फिर खतरनाक अंदाज में बोला, अगर आपने मेरे शिकार को बचाने की कोशिश की तो फिर आपका कुछ भी नहीं बच पाएगा।
डॉक्टर मीता ने बिना कोई जवाब दिए फ़ोन रख दिया और ऑपरेशन थिएटर में घुस गईं। उस व्यक्ति की हालत बहुत ख़राब थी। 3 गोलियां उसकी पसलियों में घुस गई थीं। 3 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद वे उन्हें निकाल पाई। अब उसकी जान को कोई खतरा नहीं था, किंतु राणा ने अपनी धमकी को सच कर दिखाया। 2 दिन बाद ही उसने डॉक्टर मीता का अपहरण कर उनकी इज्जत लूट ली। दीपक ने बहुत दौड़ भाग की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। राणा गिरफ्तार हुआ, किंतु 3 दिन बाद ही जमानत पर छूट गया। उसके आतंक के कारण कोई भी उसके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार नहीं हुआ था। इस वज्रपात ने डॉक्टर मीता को तोड़कर रख दिया था। वे एक जिंदा लाश बनकर रह गई थी। हमेशा बुद्धि खामोश रहती, जागती तो भयानक साए उन्हें अपने आसपास मंडराते नजर आते। सोती तो स्वप्न में हजारों गिद्ध उनके शरीर को नोचने लगते। उनकी मानसिक हालत बिगड़ती जा रही थी। मनोचिकित्सकों की सलाह पर दीपक ने वह शहर छोड़ दिया था। नए शहर के नए माहौल ने मरहम का काम किया। कड़वी यादों को करीब आने का मौका न मिल सके, इसीलिए डॉक्टर दीपक अपने साथ डॉक्टर मीता को भी दिन रात मरीजों की सेवा में व्यस्त रखते। धीरे धीरे जीवन की घड़ी एक बार फिर पटरी पर दौड़ने लगी थी। दोनों की मेहनत और लगन से इन चंद वर्षों में ही उनके नर्सिंग होम का काफ़ी नाम हो गया था। इन चंद वर्षों में और भी बहुत कुछ बदल चुका था। अपने आतंक और भूत कैप्चरिंग के दम पर शहर का दुर्दांत गुंडा उपदेश सिंह राणा दबंग विधायक बन चुका था। अब इसे विधि का विधान कहा जाए या क्रूर मजाक कि डॉक्टर मीता की जिंदगी लूटने वाले दरिंदे की जिंदगी बचाने के लिए लोग आज उसे उनकी ही शरण में ले आए थे। डॉक्टर मीता की आंखों के सामने उस दिन के दृश्य कौंध पड़े जब वे गिड़गिड़ाते हुए उस शैतान से दया की भीख मांग रही थीं और वह हैवानियत का नंगा नाच नाच रहा था। वे डॉक्टर की मर्यादा और कर्तव्य निष्ठा की दुहाई दे रही थीं और वह उनकी चादर को तार तार किए दे रहा था। वे रोती रहीं, बिलखती रहीं, तड़पती रहीं, पर उस नर पिशाच ने उनकी अंतरात्मा तक को अंगारों से दाग दिया था। सोचते सोचते डॉक्टर मीता के जबड़े भिंच गए और आंखों से चिंगारियां फूटने लगीं। बाहर बढ़ रहे शोर के कारण उनकी उत्तेजना बढ़ती जा रही थी। क्रोध की अधिकता के कारण वे हांफने सी लगीं। व्याकुलता जब बर्दाश्त से बाहर हो गई, तब उन्होंने सामने रखा पेपरवेट उठाकर दीवार पर दे मारा, पर ना तो पेपरवेट टूटा और ना ही दीवार टस से मस हुई। पेपरवेट फर्श पर गिरकर गोल गोल घूमने लगा। डॉक्टर मीता की दृष्टि उस पर केंद्रित होकर रह गई। पेपरवेट के स्थिर होने पर उन्होंने अपनी दृष्टि ऊपर उठाई। उनमें दृढ़ता के चिन्ह छाए हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वे कुछ कर गुजरने का फैसला कर चुकी हैं। उन्होंने इंटरकॉम का बटन दबाते हुए पूछा, रीना, घायल को ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा दिया गया है या नहीं? नहीं। क्यों? जी, स्टाफ कह वो रहा है। दरअसल की रिसेप्शनिस्ट झिझक के कारण अपनी बात कह नहीं पा रही थी। तुम लोग सिर्फ वह करो जो कहा जा रहा है, बाकी क्या करना है मैं जानती हूँ। डॉक्टर मीता ने सर्द स्वर में आदेश दिया और ऑपरेशन थिएटर की ओर चल दी। अचानक उन्हें कुछ याद आया। वापस लौटकर उन्होंने इंटरकॉम का बटन दबाते हुए कहा, रीना, मैं उस आदमी का चेहरा नहीं देख सकती। नर्स से कहो कि ऑपरेशन टेबल पर पहुंचाने से पहले उसका मुंह किसी कपड़े से बांध दे। इतना कहे बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए वह तेजी से ऑपरेशन थिएटर की ओर चल गई। घायल के भीतर जाते ही ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा बंद हो गया और उस पर लगा लाल बल्ब जल उठा। टिक 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 घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती जा रही थी। इसी के साथ ऑपरेशन कक्ष के बाहर खड़े स्टाफ के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। ऑपरेशन कक्ष के दरवाजे को बंद हुए 2 घंटे से अधिक समय बीत चुका था। भीतर डॉक्टर मीता क्या कर रही होंगी, इसका अंदाजा होते हुए भी
कोई सच्चाई को अपने होठों तक नहीं लाना चाहता था। डॉक्टर दीपक 3 बजे लौट आए। भीतर घुसते ही उन्होंने एक वार्ड बॉय से पूछा, डॉक्टर मीता कहाँ हैं? थोड़ी देर पहले उन्होंने एक घायल का ऑपरेशन किया था। उसके बाद वार्ड बॉय कुछ कहते कहते रुक गया। उसके बाद क्या? उसके बाद वे उसे अपना खून दे रही हैं क्योंकि उसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है और वह कहीं मिल नहीं सका। वार्ड बॉय ने हिचकिचाते हुए बताया, ऐसा कौन सा खास मरीज आ गया है जिसे डॉक्टर मीता को स्वयं अपना खून देने की ज़रूरत आ पड़ी? डॉक्टर दीपक ने उत्सुकता से पूछा। जी वो विधायक उपदेश सिंह राणा हैं। तुझे होश भी है कि तू क्या कह रहा है? डॉक्टर दीपक अपना आपा खो वार्ड बॉय का गिरेबान पकड़ चीख पड़े। सर, हम लोग उसे नर्सिंग होम से भगा रहे थे, लेकिन मैडम ने ज़बरदस्ती उसका ऑपरेशन किया और अब उसे अपना खून भी दे रही हैं। तब तक वह जमा हो चुके कर्मचारियों में से एक ने हिम्मत करके बताया। डॉक्टर दीपक ने उसे घूर कर देखा, फिर बिना कुछ कहे अपने कक्ष की ओर चले गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मीता ने ऐसा क्यों किया। रक्षक को भक्षक बनते तो अक्सर सुना जाता है, लेकिन भक्षक का रक्षक बनना वे पहली बार सुन रहे थे। क्या किसी ने मीता को इसके लिए मजबूर किया था या कोई और कारण था? सोचते सोचते डॉक्टर दीपक के दिमाग की नसें फटने लगीं, लेकिन वे अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं खोज सके। थोड़ी देर बाद डॉक्टर मीता ने वहां प्रवेश किया। उनका चेहरा पत्थर की भांति भावना शून्य था। डॉक्टर दीपक ने आगे बढ़ उनकी बात थाम कांपते स्वर में पूछा, मीता, तुमने उसकी जान क्यों बचाई? हम लोग डॉक्टर हैं, हमारा काम ही लोगों की जान बचाना है। डॉक्टर मीता के होठों ने स्पंदन किया। डॉक्टर दीपक ने पत्नी की बाहों को छोड़ चंद पलों तक उसके चेहरे की ओर देखा, फिर मुट्ठियां भींचते हुए बोले, लेकिन क्या उसका ऑपरेशन करते समय तुम्हारे हाथ नहीं कांपे थे? अगर हाथ कांप जाते तो हम में और सामान्य इंसानों में क्या फ़र्क रह जाता? डॉक्टर मीता ने धीमे स्वर में कहा। उनका चेहरा पूर्ववत भावना शून्य था। हम इंसान हैं मीता, इंसान। तुम भगवान बनने की कोशिश मत करो। डॉक्टर दीपक तड़प उठे। मैंने इंसानियत का ही फर्ज निभाया है। डॉक्टर मीता के होठ यंत्रवत हिले। फर्ज निभाने का शौक था तो निभा लेती, महानता का चादर ओढ़ने का शौक था तो ओढ़ लेती, लेकिन अपना खून चूसने वाले को अपना खून देने की क्या ज़रूरत थी? डॉक्टर दीपक मेज पर घूंसा मारते हुए चीख पड़े। डॉक्टर मीता के होंठ कांप कर रह गए, लेकिन उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। डॉक्टर दीपक ने आगे बढ़ उनके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर लिया और उनकी आंखों में झांकते हुए बोले, मीता, प्लीज़ मुझे बताओ, ऐसी क्या मजबूरी थी जो तुमने उस दरिंदे की जान बचाई? क्या किसी ने तुम्हें फिर धमकी दी थी? डॉक्टर मीता की पलकों ने उनकी आंखों को बंद कर लिया और होंठों को भींचकर वाणी का मार्ग अवरुद्ध कर दिया। ऐसा लग रहा था कि वे सब प्रयास अपने को कुछ कहने से रोक रही हैं। मैडम, उस पेशेंट को होश आ गया है, तभी एक नर्स ने वहां आते हुए बताया। डॉक्टर मीता के भीतर जैसे कोई शक्ति समा गई हो। डॉक्टर दीपक को परे धकेल वे आंधी तूफान की तरह भागते हुए बाढ़ की ओर दौड़ पड़ी। भौचक्के से डॉक्टर दीपक अपने को संभालते हुए पीछे पीछे दौड़े। उपदेश सिंह राणा को अब तक उनके पास खड़े पुलिस वालों ने बता दिया था कि जिस लेडी डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन किया था उसी ने उन्हें अपना खून दिया है, क्योंकि उनके ग्रुप का खून किसी ब्लड बैंक में उपलब्ध न था। वह देवी कौन है? मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। राणा ने कराहते हुए कहा। लो, वो आ गईं। एक पुलिस वाली ने बाड़ के भीतर प्रवेश कर रही डॉक्टर मीता की ओर इशारा किया। उन पर दृष्टि पड़ते ही राणा यूं चौंका जैसे किसी भूत को देख लिया हो। घबराकर उसने उठना चाहा, लेकिन कमजोरी के कारण हिल भी ना सका।
इन्होंने ही आपकी जान बचाई है। जीवन भर इनके चरण धोकर पीजिएगा, तभी उऋण नहीं हो पाएंगे, दूसरे पुलिस वाले ने बताया। पल भर के लिए राणा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। पल भर के लिए राणा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु सत्य अपनी पूर्ण प्रचंडता के साथ सामने उपस्थित था। राणा की चुंधियाती आंखों के सामने उस दिन के दृश्य कौंध पड़े, जब रोती हुई डॉक्टर मीता हाथ जोड़ जोड़ कर विनती कर रही थी कि उन्होंने सिर्फ एक डॉक्टर के फर्ज का पालन किया है, किंतु वह उनकी एक नहीं सुन रहा था। आज एक बार फिर उन्होंने सब कुछ भुलाकर एक डॉक्टर के फर्ज को पूरा किया था। राणा के भीतर उनसे आंख मिलाने का साहस शेष नहीं बचा था। उनके विराट व्यक्तित्व के आगे वह अपने को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। बहुत मुश्किल से अपनी पूरी शक्ति को बटोरकर उसने अपने हाथों को जोड़ा और कांपते स्वर में बोला, डॉक्टर साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए। माफ़? और तुम्हें? डॉक्टर मीता दांत भींचते हुए चीख पड़ी, तुमने मेरे साथ जो किया था उसके बाद मैं तो क्या, दुनिया की कोई भी नारी मरते दम तक तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती। चीख सुन पूरे बाड़ में सन्नाटा छा गया। किसी में भी उसे भंग करने का साहस न था। डॉक्टर मीता सधे कदम से राणा की ओर बढ़ रही थी, किंतु किसी में उनका मार्ग अवरुद्ध करने की ताकत न थी। राणा ने एक बार फिर अपनी बिखरती हुई सांसों को बटोरा और लड़खड़ाते स्वर में बोला, आपने जो एहसान किया है मैं उसे कभी। मैंने कोई एहसान नहीं किया है तुम पर। डॉक्टर मीता उसकी बात काट हिस्टीरियाई अंदाज में चीख पड़ी, तुम क्या समझते हो अपने आप को? सर्वशक्तिमान, जो जिसकी ज़िंदगी से जब चाहे खेल लेगा। तुमने मेरी ज़िंदगी से खेला था, आज मैंने तुम्हारी ज़िंदगी से खेला है। मेरे जिस खून को तुमने अपवित्र किया था, आज वही खून तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है। तुम चाहकर भी उसे अपने शरीर से अलग नहीं कर सकते। जब तक जीवित रहोगे यह एहसास तुम्हें कचोटता रहेगा कि तुम्हारी ज़िंदगी मेरी दी हुई भीख है। कमज़ोर समझकर जिस नारी के चंद पलों को तुमने रौंदा था, उसके रक्त के चंद कतरे अब हर पल तुम्हारे स्वाभिमान को रौंदते रहेंगे। तुम्हारा रोम रोम तुम्हारे गुनाहों के लिए तुम्हें धिक्कारेगा, लेकिन तुम्हें दया की भीख नहीं मिलेगी। जब तक जीवित रहोगे प्रायश्चित की अग्नि में जलते रहोगे, लेकिन तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। यही मेरा प्रतिशोध है। डॉक्टर मीता के मुंह से निकला एक एक शब्द अग्निबाण की भांति राणा के अस्तित्व को अस्तित्वहीन किए दे रहा था। गुनाहों के बोझ तले दबी उसकी अंतरात्मा में कुछ कहने की शक्ति शेष नहीं बची थी। उसकी कायरता बेबसी बन उसकी आंखों से झलक पड़ी, किंतु उसके आंसुओं ने अग्निकुंड में घी प्रवाहित करने का काम किया। डॉक्टर मीता के चेहरे पर क्रुद्ध सिंहनी के भाव छा गए। मुट्ठियां भींचते हुए वे गरज उठी, इससे पहले कि मेरे अंदर की नारी डॉक्टर को पीछे ढकेलकर सामने आ जाए और मैं तुम्हारा खून कर दूं। दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, चले जाओ यहाँ से अभी इसी वक्त। हतप्रभ डॉक्टर दीपक अब तक चुपचाप खड़े थे। उन्होंने पुलिस वालों को इशारा किया तो वे राणा के बेड को धकेलते हुए बाहर ले जाने लगे। डॉक्टर मीता हिचकियां भरती हुई पूरी शक्ति से डॉक्टर दीपक के चौड़े सीने से लिपट गईं। उन्होंने उन्हें अपनी बाहों में यूं संभाल लिया जैसे किसी वृक्ष की शाखाएं नन्हे घोंसले को संभाल लेती हैं। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।